गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम जीएनएम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पेशेंट केयर का एमसीक्यू। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना आप लोग को एकदम अच्छे से पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आप एक नर्स और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने के लिए जब जाते हैं तो पेशेंट को कैसे केयर करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप लोग को पता हो तो फटाफट कॉमेंट में आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आप 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक बीमार मरीज के बिस्तर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए में है अस्पताल को सुंदर दिखाना, बी में है मरीज को आराम देना और बेड शोर से बचाना, सी में है नर्स का समय बचाना, डी में है कमरे की हवा साफ करना। तो एक बीमार मरीज की जो बेड मेकिंग का मेन पर्पस होता है ना, वो होता है मरीज को आराम देना और बेड शोर से बचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये लगभग सभी को पता होना चाहिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन ए में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी में है 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मानव शरीर का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो आपको फीवर है। फीवर को मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ कि फीवर को मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 50 से 60 धड़कन, बी में है 100 से 120 धड़कन, सी में है 120 से 140 धड़कन और डी में है 72 से 80 धड़कन। तो एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य यानी कि नॉर्मल पल्स रेट जो होती है ना, वो होती है 72 से 80 धड़कन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मरीज को दवा देते समय नर्सिंग के राइट्स में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में है सही मरीज, बी में है सही दवा, सी में है सही कीमत, डी में है सही खुराक। तो मरीज को दवा देते समय नर्सिंग के राइट्स में यहाँ पे सही कीमत जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वही नर्सिंग राइट की बात करें कि नर्सिंग राइट में क्या क्या होते हैं, तो नर्सिंग राइट में होता है राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बेड शोर होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है लंबे समय तक एक ही करवट या स्थिति में लेटे रहना, बी में है मरीज का कम खाना खाना, सी में है कमरे में रोशनी कम होना, डी में है बहुत अधिक पानी पीना। तो बेड शोर यानी कि प्रेशर अल्सर होने का जो मुख्य कारण होता है ना, वो होता है लंबे समय तक एक ही करवट या स्थिति में लेटे रहना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर एक ही स्थिति में अगर बेड पे लंबे समय तक लेटे रह गए तो क्या हो जाएगा, बेड शोर हो जाएगा, उसी को प्रेशर अल्सर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर रूप से बीमार मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने पर कौन सा पोजीशन दी जाती है। ऑप्शन ए में है प्रोन पोजीशन, बी में है फाउलर्स पोजीशन, सी में है सुपाइन पोजीशन, डी में है लिथोटॉमी पोजीशन। तो जो पेशेंट गंभीर रूप से बीमार होंगे और उनको सांस लेने में परेशानी होगी तो उसको जो है फाउलर्स पोजीशन में लिटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल रीढ़ की हड्डी की चोट वाले मरीज को स्थानांतरित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है उठाकर फेंकना, बी में है व्हील चेयर पर लिटाना, सी में है लॉन्ग रोलिंग, डी में है मरीज को खुद चलने को कहना।
तो मेडिकल स्पाइनल कॉर्ड की जो चोट वाली मरीज होती है ना, उसको मूव करने के लिए लॉग रोलिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लॉग रोलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि घाव को साफ करते समय सफाई की दिशा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए में है बाहर से अंदर की ओर, बी में है कम संक्रमित क्षेत्र से अधिक संक्रमित क्षेत्र की ओर, सी में है नीचे से ऊपर की ओर, डी में है किसी भी दिशा में। तो घाव को साफ करते समय सफाई की दिशा जो होती है ना, वो होती है कम संक्रमित क्षेत्र से अधिक संक्रमित क्षेत्र की ओर। ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक सामान्य वयस्क का रक्तचाप कितना होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए, नॉर्मल इंसान को भी, जो मेडिकल में नहीं है उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पेशेंट लगभग हर घर में है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट। ऑप्शन ए में है 120 से 80 mmHg, बी में है 140 से 90 mmHg, सी में है 100 से 60 mmHg और डी में है 150 से 100 mmHg। तो एक सामान्य वयस्क का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो होता है 120 से 180 mmHg। वही 120 से 80 से बढ़ जाएगा तो क्या कहलाता है? उसी को कहलाता है हाइपरटेंशन। वो क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। वही बात करें 120/80 से अगर लो हो गया तो उसको क्या कहेंगे कि बीपी लो हो जाता है, हाइपोटेंशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंज बाथ देते समय पानी का तापमान कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में है बहुत उबला हुआ गर्म, बी में है एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा, सी में है गुनगुना हल्का गर्म, डी में है सामान्य नल का पानी। तो स्पंज बाथ देते समय पानी का जो तापमान होता है ना, वो गुनगुना होता है, हल्का गर्म होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो फिर क्या होगा? बॉडी जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मरीज के मुख की देखभाल यानी कि ओरल केयर कराते समय बेहोश मरीज को किस पोजीशन में रखना चाहिए? ए में है पीठ के बल सीधा, बी में है साइड लाइंग करवट पोजीशन, सी में है उल्टा पेट के बल, डी में है पैरों को ऊपर उठा करके। तो मरीज को ओरल केयर करते समय बेहोश मरीज को जो है साइड लाइंग यानी कि करवट पोजीशन में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पताल में संक्रमण फैलने से रोकने का सबसे प्रभावी और आसान तरीका क्या है? क्या आप लोग को पता है? तो आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में। ऑप्शन ए में है हाथों को अच्छी तरह धोना, बी में है कमरे में परफ्यूम छिड़कना, सी में है खिड़कियां बंद रखना, डी में है मरीज से बात न करना। तो अस्पताल में संक्रमण फैलने से रोकने का सबसे प्रभावी और आसान तरीका की बात करें तो वो है हैंड वॉशिंग का, हाथों को अच्छी तरीके से धोने का। हाथों को अगर अच्छी तरीके से धोएंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन होने से खुद भी बचेंगे, लोगों को भी बचाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग जो है हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के दौरान या पैल्विक परीक्षण के दौरान महिला मरीज को कौन सी पोजीशन दी जाती है? ऑप्शन ए में है लिथोटॉमी पोजीशन, बी में है प्रोन पोजीशन, सी में है फाउलर्स पोजीशन, डी में है सिम्स पोजीशन। तो प्रसव के दौरान यानी कि डिलीवरी के ड्यूरिंग पैल्विक परीक्षण के लिए महिला मरीज को जो है लिथोटॉमी पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में है तापमान, बी में है नाड़ी, सी में है रक्त शर्करा, डी में है श्वसन दर। तो वाइटल साइन में यहाँ पे हो जाएगा कि ब्लड शुगर जो है वाइटल साइन में नहीं है, यानी कि वाइटल साइन होता है टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूत्र के नमूने को कलेक्ट करते समय कौन सा तरीका सबसे शुद्ध माना जाता है? ऑप्शन ए में है शुरुआत की कुछ बूंदें, बी में है मिड स्ट्रीम यूरिन यानी कि बीच का मूत्र, सी में है अंत की बूंदें, डी में है 24 घंटे बाद का यूरिन। तो यूरिन सैंपल को कलेक्ट करते समय सबसे शुद्ध जो माना जाता है ना, कौन सा तरीका सबसे शुद्ध होता है? वो होता है मिड स्ट्रीम यूरिन यानी कि बीच का मूत्र। यानी कि जब भी आप लोग यूरिन सैंपल देने जाइए तो बीच का यूरिन दीजिए, पहले वाला नहीं, लास्ट वाला नहीं, बीच वाला देना चाहिए, ताकि आपका रिपोर्ट अच्छी आए, जांच अच्छी तरीके से हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के तहत पीले बैग में क्या डाला जाता है। तो बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के तहत पीले बैग में डाला जाता है मानव का अंग, पट्टियाँ और खून से सने कॉटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एनीमा देते समय मरीज को मुख्य रूप से किस पोजीशन में सुलाया जाता है। ऑप्शन ए में है लेफ्ट सिम्स पोजीशन, बी में है राइट प्रोन पोजीशन, सी में सीधी सुपाइन पोजीशन, डी में है खड़ी पोजीशन। तो एनीमा देते समय मरीज को जो है मुख्य रूप से लेफ्ट सिम्स पोजीशन में सुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट में सामान्य वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 5 से 10 बार, बी में है 12 से 20 बार, सी में है 30 से 40 बार, डी में है 50 से 60 बार। तो 1 मिनट में सामान्य वयस्क की रिस्पायरेशन रेट जो होती है ना, वो होती है 12 से 20 बार। कई बार आपको देखने को मिलेगा 16 से 20 बार, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, 12 से 20 बार या 16 से 20 बार, दोनों सही हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मरीज के तापमान चार्ट में फीवर या पायरेक्सिया का क्या मतलब है। तो अभी आप लोग को मैं बताई थी कि फीवर का ही मेडिकल टर्म में कहा जाता है पायरेक्सिया। तो पायरेक्सिया किसको कहेंगे, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए में है शरीर का तापमान सामान्य से कम होना, बी में है शरीर का तापमान सामान्य होना, सी में शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, डी में रक्तचाप बढ़ जाना। तो मरीज के तापमान चाप में पायरेक्सिया का जो मतलब होता है, फीवर का जो मतलब होता है, वो होता है शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, तो उससे बढ़ जाएगा तो उसी को कहते हैं पायरेक्सिया हो गया, फीवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडी पट्टी यानी कि कोल्ड कॉम्प्रेस का उपयोग शरीर में किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है दर्द और सूजन को कम करने तथा बुखार उतारने के लिए, बी में है भूख बढ़ाने के लिए, सी में है वजन कम करने के लिए, डी में है नींद लाने के लिए। तो कोल्ड कॉम्प्रेस का उपयोग शरीर में इसलिए किया जाता है कि दर्द और सूजन को कम किया जाए तथा बुखार को उतारा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि कुल 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। बाकी आपको और भी प्रोसीजर और भी टॉपिक पे देखना है तो आप लोग फटाक से प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ का सारा वीडियो फटाफट देख लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे वहाँ पे एग्जामिनर्स आपसे क्वेश्चन करे तो, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करिए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, ताकि कोई भी आपका वीडियो छूटा रहे तो वहाँ पे भेज दिया जाता है, पीडीएफ भी भेज दिया जाता है। और कोई भी आप लोग को दिक्कत होता है एएनएम से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है।